हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक कह सकते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो आपने शुरू से देखा होगा कि ऑफर कैसे जो है स्टार्ट होता है। किसी को आपने ऑफर दिया, उसने उसको एक्सेप्टेंस दी, एक एग्रीमेंट बना, अगर वो इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी बातें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि ऑफर, एक वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने काफी सारे एसेंशियल्स लिख रखे हैं, केस लॉज लिख रखे हैं। उसके पहले ऑफर की डेफिनेशन जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस की है, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में आती है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो ये जो डेफिनेशन थी ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में, और इसकी मीनिंग भी समझाई थी। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने डिस्कस किया था वो था ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जो एक ऑफर को वैलिड बनाता है। तो ये देखने की बात है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस पॉइंट पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एसेंशियल जो आपको ऑफर में आता है कि ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ये भी कोई नया पॉइंट नहीं है, ये भी ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस करके रखा हुआ है। तो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप में जो सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं वो केस लॉ है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये केस भी पहले डिस्कस किया है और इसके बारे में बता देते हैं कि ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, और हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ कुछ पैसे भेजते रहेंगे, और बाद में वो नहीं भेजते हैं तो वाइफ ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो ये आया कि ये एक डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था, पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये माना गया कि ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जहां पे पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती है। तो पहला क्या है कि ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। अगर कोई ऑफर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता तो उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि हो सकता है पार्टीज में इंटेंशन ना हो। तो ये जो है बेस्ट केस है आपका इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। फिर है सेकंड आपका एसेंशियल, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि ऑफर आपका सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब हो गया कि एनीथिंग आउट ऑफ विच यू कैन मेक ए मीनिंग। सर्टेन हो, डेफिनेट हो, जिसको आप सॉर्ट आउट कर सके, हाँ आप समझ सके कि इसका मतलब ये है। और अगर वो टर्म वेग है, क्लियर है, तो वो भी आपका वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। अब इसका एक सबसे बढ़िया आपका केस लॉ है टेलर वर्सेस पॉटिंगटन। आप इस केस के फैक्ट्स को जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी की तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए कि आप एज टेनेंट एक किराएदार की तरीके से किसी का मकान लेने जाते हैं किराए पे। तो प्रोसेस क्या होता है, जनरली हम लोग करते क्या है कि पूरा मकान देखते हैं, जाके देखा, अच्छा लगा, समझा, फिर टेनेंट ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इस घर को थॉरली रिपेयर करा दीजिएगा एंड ड्राइंग रूम मस्ट बी डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टाइल। तो ये दो कंडीशन उस किराएदार ने रखी कि थॉरली रिपेयर होना चाहिए घर, और ड्राइंग रूम जो है आपका प्रेजेंट स्टाइल के तरीके से डेकोरेटेड होना चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशन रखी और बोला कि फिर हम आपका मकान किराए पे ले लेंगे। सारी बातें हो गई और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो है मकान को थॉरली रिपेयर करा दिया, ड्राइंग रूम को अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टाइल डेकोरेट करा दिया। लेकिन जब लेने की बारी आई तो किराएदार ने मना कर दिया कि ड्राइंग रूम
प्रेजेंट स्टाइल की तरीके से डेकोरेटेड नहीं है, इसलिए मैं मकान नहीं लूंगा। लैंडलॉर्ड ने उनके ऊपर केस इसलिए कर दिया कि आपके कहे अनुसार मैंने इतना इसमें रिपेयर में खर्चा कराया और इतना सब कुछ डेकोरेट किया और उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, तो मेरे एक्सपेंसेस जो है वो खराब गए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पहला टर्म दिया था कि पूरा घर थॉरली रिपेयर होना चाहिए, ये तो सर्टेन एंड डेफिनेट है, ठीक है, मतलब थॉरली रिपेयर का मतलब हो गया कि कोई चीज जो भी खराब थी वो सब सही करा दी। क्लियर है? रंगाई पुताई करा दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो सेकेंड वाला टर्म था वो वेग है। Drawing room must be decorated according to the present style is not a certain and definite term, it is vague. Vague क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके हिसाब से ड्राइंग रूम अलग तरीके से डेकोरेट होगा, किसी और के हिसाब से अलग तरीके से डेकोरेट होगा। अगर आप 50 लोगों के घर में जाके घूम के देखेंगे तो सबके घर में ड्राइंग रूम का जो डेकोरेशन का तरीका है वो डिफरेंट होता, तो इसका कोई डेफिनेट टर्म नहीं। क्लियर? तो ये वेग है, इस वजह से जो है ये ऑफर आपका वैलिड नहीं है। तो टेलर वर्सेस फॉर्टिंगटन में ये चीज कोर्ट ने कही कि ये जो टर्म था सेकेंड वाला ये वेग इन नेचर है और इससे जो है आपका ऑफर वैलिड नहीं है। क्लियर? थर्ड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर कम्युनिकेट नहीं होता है तो फिर एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं आनी चाहिए। अगर किसी चीज को मैंने आपसे कहा ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो आप उसकी एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं? क्लियर? तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है आपको मतलब इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। इसके लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1919 का, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। अब इस केस में क्या हुआ तो मैं आपको इसके लिए भी एक स्टोरी की तरीके से बताता हूं। मान लीजिए एक मास्टर है और उनका एक सर्वेंट है, नौकर। क्लियर? तो जो मास्टर थे उनका नेफ्यू खो जाता है। क्लियर? और वो अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाइए नेफ्यू को ढूंढ के लाइए। ठीक? अब ढूंढने के लिए जब वो गए तो मास्टर को लगा कि पता नहीं ये काम ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इश्तिहार जो है अखबार में छपवा दिया और जगह जगह पोस्टर पे लगवा दिया, जैसे नहीं होता लापता की नोटिस लगती है उस तरीके से लगा दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपीज इनाम में देंगे। क्लियर? 1919 का केस है, उस समय 500 रुपीज की बहुत वैल्यू होती थी। तो ये जो है इश्तिहार उन्होंने अखबार में भी निकलवा दिया और जगह जगह जो है पोस्टर लगवा दिए और इसको जो है कम्युनिकेट कर दिया। क्लियर? इन द मीन टाइम बीच में क्या हुआ कि जो सर्वेंट नेफ्यू को ढूंढने गया था वो उसको ढूंढ के ले आया। क्लियर? और मास्टर को हैंड ओवर कर दिया कि ये फलानी जगह पे घूम रहे थे, वहां पे मिले और ये इनको पकड़ के ले आए। सिंपल। ठीक? एक दो दिन के बाद सर्वेंट ने देखा कि ये लापता की नोटिस और इन्होंने इश्तिहार भी निकलवाया है, तो उसने आके क्लेम किया, गौरीधर जो थे उनसे क्लेम किया कि मेरे को 500 रुपए दीजिए क्योंकि मैं नेफ्यू को ढूंढ के लाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नेफ्यू को वो वो सर्वेंट को 500 रुपीज मिलेंगे? ठीक है, तो उन्होंने इनकार कर दिया, 500 रुपीज देने से इनकार कर दिया और जो सर्वेंट था उन्होंने केस फाइल कर दिया मास्टर के ऊपर कि आई एम एंटाइटल्ड फॉर 500 रुपीज एंड ही शुड गेट इट। ठीक? तो उन्होंने जो है जब इनकार कर दिया, लेकिन इस पे कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, कोर्ट ने ये कहा कि साहब ये तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली इश्तिहार देने के पहले ही मास्टर ने सर्वेंट को बोल दिया था कि जाइए नेफ्यू को ढूंढ के लाइए। तो वो जो ढूंढ के लेके आया वो इस वजह से लेके आया कि ये उसकी ड्यूटी थी ये काम करना, क्योंकि वो वहां पे एज सर्वेंट काम कर रहा था, तो उसने अपना ड्यूटी पूरा किया। अब ये चीज तो उसे कम्युनिकेट हुई नहीं,
ये तो उसे बाद में पता चला कि ऐसा कोई इश्तिहार निकाला। अगर ये बात वो पर्सनली इससे कहते हैं सर्वेंट से कि जाइए इसको ढूंढ के लाइए और अगर आप ले आएंगे तो हम आपको 500 रुपीज देंगे, तब वो इंटाइटल्ड होता। तो कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया कि गौरी दत्त इज नॉट लायबल टू पे 500 रुपीज। व्हाई? बिकॉज ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। एंड ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अब मैंने कहा था कि ऑफर की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में हम लोग ने डिस्कस की थी, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं तो इस इंटेंशन के साथ दे रहे हैं कि यू वांट टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। एसेंट का मतलब क्या हो गया? कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो अगर वो आप ऑब्टेन करना चाहते हो तो फिर वो ऑफर माना जाएगा। अगर आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं एंड इफ यू आर इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर द ऑफर, ठीक है, या इनविटेशन टू ऑफर एक टर्म होता है, वो अगले टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, इसके दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू वांट टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अगर सिर्फ ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हो तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा, वो ये माना जाएगा यू आर इनवाइटिंग द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। ठीक, तो वो केस में आप जो है उसको ऑफर नहीं मानते। क्लियर? अब इसका एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। हैरिस वर्सेस निकलसन एक केस था। मान लीजिए कि एक ऑक्शन सेल होती, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज में निकाला जाता है कि फला जगह पे ऑक्शन सेल हो रही। अब कोई पर्सन उस ऑक्शन में बिडिंग करने के लिए दूर स्थान से चला आ रहा है, दूसरे शहर से आ रहा है और वहां पे आके बिडिंग करने के लिए, वहां पे आने के बाद उसे पता चलता है कि साहब वो ऑक्शन कैंसिल की जा चुकी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि बताइए, मैंने जो है बिडिंग करने के लिए मैं आया, मैंने अपना समय खराब किया, पैसे खर्च किए, टिकट खरीदा और यहाँ पे आने के बाद बताया जा रहा है कि वो ऑक्शन सेल कैंसिल होगी। तो उन्होंने केस कर दिया ऑक्शनर के ऊपर कि मेरे एक्सपेंसेस जो हुए और मेरा समय खराब हुआ, आप उसके लिए मुझे कॉम्पनसेट करिए। क्लियर? उन्होंने कॉम्पनसेट करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने केस फाइल कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो कॉम्पनसेट करने के लिए लायबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अब इनविटेशन टू ऑफर के केस में होता क्या है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, अब क्या करने के लिए? ऑफर के लिए। तो वो अगर आपको ऑफर देंगे तब आप उस पर एक्सेप्टेंस देंगे कि नहीं देंगे, ये आपकी मर्जी होती है। क्योंकि एक्सेप्टेंस में कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने ऑफर दिया तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस हमारी विल पे है और हमारी कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं है कि आपने ऑफर दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही लें। तो ऐसा ऑक्शन सेल में क्या होता है कि हमने जब एडवर्टीजमेंट निकाला तो दैट इज कंसिडर्ड एज इनविटेशन टू ऑफर। अब आप आ रहे हो, बिडिंग कर रहे हो, बोली लगा रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऑफर कर रहे हैं। अब आपकी बिडिंग पे हम एक्सेप्टेंस देंगे कि नहीं देंगे, ये आपकी मर्जी। क्लियर? तो यहां पे आप प्रेशर नहीं कर सकते। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपने मेरे को ऑफर दिया एक पेन खरीदने के लिए, अब उस पे हम एक्सेप्टेंस देंगे कि नहीं देंगे, ये मेरी मर्जी। अब उस ऑफर के केस में क्या हुआ कि ऑफर दिया एक्सेप्टेंस के पहले ही हमने उसको विड्रॉ कर दिया कि नहीं, अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैं ये प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे केस में आप जो है उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते और उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो ऑक्शन सेल में याद रखिएगा कि जब भी एडवर्टीजमेंट होता है तो वो इनविटेशन टू ऑफर माना जाता है और इनविटेशन टू ऑफर के केस में दे कैन कैंसिल द ऑफर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक? तो इनविटेशन टू ऑफर के केस में ऐसा होता है। फिर उसके बाद है एन ऑफर में भी कंडीशनल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज है। इसमें दो केसेस मैंने लिख के रखे हैं और एक सीरीज में चला रहा हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, उसमें अभी रिसेंटली मैंने इस केस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया।
यहाँ भी करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा कि अलग अलग केसेस और सिचुएशंस के हिसाब से वो केस लॉज हम लोग डिस्कस करते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके वो बच्चे जो क्लैट और सीए, सीएस, सीएमए इन सब का एग्जाम देते हैं, वहां पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत हेल्पफुल सीरीज है। तो वहां जाके आप देखेंगे तो मैंने ये दोनों केस डिस्कस किए। अब क्वेश्चन आता है कि एन ऑफर में भी कंडीशनल का मतलब हो क्या गया? तो कंडीशनल ऑफर का मतलब होता है कि मैंने आपको कोई चीज ऑफर की और उसके साथ अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है तो आप उस कंडीशन से बाउंड है, मतलब आप उसको इम्प्लाइडली एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो कंडीशन ऑफर के साथ अटैच्ड है। ठीक, अब यहां पे दो केसेस है, थॉमसन वर्सेस LMNS रेलवे कंपनी, और एक केस है लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी। तो पहला केस जो कि आपका डायरेक्टली इससे रिलेटेड, थॉमसन वर्सेस LMNS रेलवे कंपनी। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आप ये मानिए कि मान लीजिए आप एक रेलवे का टिकट खरीद रहे हैं, क्लियर, और टिकट के फ्रंट पे लिखा हुआ है कि रेलवे कंपनी वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी इंजरी टू द पैसेंजर्स। ठीक है, तो अगर आपको उस सफर के दौरान ट्रेन में चढ़ते उतरते समय कुछ भी कहीं इंजरी हो जाती है अपने नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसके लिए रेलवे कंपनी ने कहा कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी एंड वी विल नॉट बी लायबल फॉर एनी पर्सनल इंजरी टू द पैसेंजर्स। क्लियर? अब ऐसे केस में आपने अगर टिकट खरीदा है और टिकट पे ये चीजें प्रिंट हैं या पीछे लिखी है और उसके लिए डायरेक्शन लिखा है फॉर कंडीशन सी बैक, ऐसा करके लिखा हुआ है और पीछे लिखा हुआ है कि रेलवे कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे या जहां भी इस टाइप के पब्लिक प्लेसेस पे होता है वहां पे बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये आपको पहले से बता दिया कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है कोई लेके फरार हो जाता है तो वो रेलवे कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। भाई रेलवे कंपनी कहां तक देखेगी? हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, तो वो कहां तक निगरानी रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी चीजों की जो है सुरक्षा स्वयं देखिए, अलर्ट रहिए और देखिए। क्लियर? तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको जब लिख के दे दिए, अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि साहब मैं इलिटरेट हूं या मैं ब्लाइंड हूं, मैं पढ़ नहीं सकता तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। नहीं, फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑफर में भी कंडीशनल। तो कंडीशनल ऑफर के केस में क्या होता है कि जो भी कंडीशन उस ऑफर के साथ अटैच्ड है आप बाउंड है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ठीक यहाँ पे थॉमसन वर्सेस LMNS रेलवे कंपनी में हुआ कि यहाँ पे उनको अपनी नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी हो जाती है तो रेलवे कंपनी लायबल नहीं होगी पे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही टिकट पे लिख के दे दिया। ये बात तो हो गई इस केस की। अब इसका एंटी केस है लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी। इसमें क्या हुआ, एक और मजेदार एग्जांपल देते हैं। हम लोग कपड़े अपने ड्राई क्लीन कराने के लिए जाते हैं, ठीक, तो वहां पे जब ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देते हैं तो वो लोग हम लोग को एक रेसिप्ट देते हैं। ठीक, उस रेसिप्ट पे क्या लिखा होता है? सारे डिटेल्स होते हैं कि आपने क्या क्या कपड़े दिए, कितने कोट, कितने टाई, कितने पैंट, कितनी शर्ट्स, ये सब लिखा होता है, उनके चार्जेस लिखे होते हैं। वो आपसे साइन करवाते हैं, आपका एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ लिखते हैं और वो रिसिप्ट आपको दे देते हैं। जब हम लोग को उसकी वापसी लेनी होती है कपड़ों की तो वो रिसिप्ट दिखाते हैं और उसी के हिसाब से वो कपड़े निकाल के देते हैं। कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस रिसिप्ट के पीछे आपको लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम एवं शर्तें। तो हम लोग करते क्या है, साइन वाइन किया और उस रिसिप्ट को संभाल के रख लेते हैं क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे वो काम आते हैं। कभी हम लोग उस नियम वो शर्तें पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। 90% केसेस में हम लोग उसको रख लेते, पढ़ते नहीं। लेकिन वो क्या है कि वो भी एक कंडीशन है जो ऑफर के साथ अटैच्ड है। अब वहां पे लिखा होता है कि अगर आप ड्यू टाइम में कपड़े लेने नहीं आए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कुछ कट फट जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है तो इतना % हम आपको जो है
कॉम्पनसेट करेंगे, ऐसा कुछ सारी चीजें वहां पे लिखी होती हैं। तो वो नियम और शर्तें हम लोग पढ़े ना पढ़े लेकिन बाउंड, लेकिन वो नियम और शर्तें लॉफुल होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है कि लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी में यही प्रॉब्लम फंसी कि वहां पे भी कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन कैसी थी, वो कंडीशन आपकी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी थी। कैसे थी? मान लीजिए कि आप एक शर्ट दे के आते हो ड्राई क्लीन के लिए जिसका दाम है 4,000 रुपए। अब वो शर्ट फट जाती है, जल जाती है, कट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो एज पर लॉ उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको कॉम्पनसेट करे, है नहीं? उन्होंने कहा कि ठीक है हम कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन हम आपकी शर्ट का 15% दाम ही कॉम्पनसेट करेंगे। बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 4,000 का 15% आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 600। 15 चौको 60, 600 रुपीज। 4,000 की शर्ट का कॉम्पनसेशन वो सिर्फ 600 दे रहे। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। कैसे है मैं आपको बताता हूं कि 4,000 की शर्ट है, देखा, या आप कोई साड़ी दे के आए, लहंगा दे के आए जो कि बड़े महंगे महंगे आते हैं, लाख लाख रुपए तक, उन्होंने देखा अरे वाह बड़ी सुंदर साड़ी है, उन्होंने जो है उसको दबा लिया और आपसे बोल दिया कि साहब वो तो फट गई, कट गई, जल गई, और हम एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस उस रिसिप्ट पे दी हुई है उसके हिसाब से हम उसको आपकी 20,000 की साड़ी का 15% दे दे रहे हैं। कितना हो गया? 3,000 रुपए। ठीक है, 20,000 की साड़ी का अगर आप निकाल रहे हो तो ये दाम, अब हो सकता है कि उसकी मैलाफाइड इंटेंशन हो जाए कि साड़ी को दबा के रख लीजिए और अपनी वाइफ को दे दीजिए, वो खुश हो जाएगी और आपको 3,000 रुपए टिका दिए। 20,000 रुपए की साड़ी का 3,000 में आपको लॉस हुआ। ठीक, तो इस तरीके की अगर कंडीशंस रखते हैं तो ये माना जाता है कि इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लिली वाइट वर्सेस मुनुस्वामी में यही हुआ था कि कंडीशन अटैच्ड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कंडीशन मैनाफाइड इंटेंशन के साथ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जो कि चीटिंग और डिसऑनेस्टी को प्रमोट कर सकती है, तो वो चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी। यहां पे ऑफर कंडीशनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आईएएस लेवल के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप इन दोनों केसेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफर कंडीशनल वाला पॉइंट क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। 6 पॉइंट है, ऑफर शुड नॉट कंटेन इन टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बहुत इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको एक ऑफर दिया, आज संडे है और मैंने बोला कि सुनो ट्यूसडे तक अगर आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो, कोई आपका रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं मान लूंगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। क्या लिखा है? ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कि अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ये याद रखिएगा, साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक गाना सुना होगा, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। अरे जो मैंने कहा ही नहीं वो आप सुन कैसे सकते हो? ये गाने में हो सकता है, मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है कि ट्यूसडे तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ये याद रखिएगा। और लास्ट में है, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्वेरीज। तो ये याद रखिएगा, यहां पे क्वेरीज का मतलब क्या हो गया? देखिए, एक्चुअली जब एग्रीमेंट होता है तो मैंने आपको ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्टेंस किया, इस बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती नेगोशिएशन। और ये बड़े सारे फेजेस में जाके नेगोशिएट करने के बाद अल्टीमेटली एक एग्रीमेंट बनता है। तो यहां पे होता क्या है कि बहुत सारी क्वेरीज होती है बीच, तो वो पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट लगा हुआ है डिस्प्ले में, आपने देखा, पूछा भाई कितने का है? 20 रुपए का।
अब वो पीछे थोड़ी ना पड़ जाएंगे आपके कि नहीं पूछा तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नेगोशिएशन, ये जो कन्वर्सेशन चलता है, ये बहुत सारे फेजेस में होने के बाद, क्योंकि बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं वहां पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, उसके बाद जाके वो ऑफर और एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट ये सारी चीजें होती हैं और फिर फाइनली एंड अल्टीमेटली वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये जो क्वेरीज का दौर होता है या क्वेश्चंस हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहे हैं, वो ऑफर नहीं, इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्वेरीज। तो सिर्फ एक क्वेरी कर रहे हैं, अब आपको कोई चीज खरीदनी, मान लीजिए कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और मुझे किसी प्रोडक्ट की सप्लाई की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, मैंने एक ऑफर डाला और उसमें क्वेरीज आ रही हैं और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और मैं जो है प्राइस कोट कर रहा हूं, ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो उसको ऑफर से डिस्टिंग्विश करना चाहिए। वो एग्जैक्टली ऑफर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एसेंशियल्स में आती हैं कि ऑफर को वैलिड मानने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं जो वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या मीनिंग होती है, कितने टाइप के आप एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हो जो इनविटेशन टू ऑफर में आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।